नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई को एकदम लगातार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर से आपकी केमिस्ट्री क्लास 10th की स्टार्ट होती है। चैप्टर इंपोर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये चैप्टर आपकी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है और ये चैप्टर आपका बेस है ना, मतलब ये आपका बेस चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि आगे चल के आपको पता ही नहीं चलेगा भाई अभिक्रियाएं क्या होती, कैसे अभिक्रियाओं को बैलेंस किया जाता है ना, किस तरीके की अभिक्रिया है। तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली यही पढ़ना है कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है तो उसको कैसे बैलेंस किया जाता है ना, अभिक्रिया होती है, कितनी प्रकार की होती है, कौन सी अभिक्रिया भाई ये जो अभिक्रिया हुई है वो किस तरीके से हुई है। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो क्लास 10th की आपकी केमिस्ट्री है तो ये आपका उसका बेसिक चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया। क्या है चैप्टर का नाम आपका? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं पेन भाई क्यों चेंज हो जा रहा है अपने मन से। हाँ, ये आपके चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्लास 10th का चैप्टर है एंड चैप्टर जो है वो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण ये आपका चैप्टर है और ये आपके क्लास 10th का एंड फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा हमको और जानना पड़ेगा कि जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है। यानी कि आपको ये शुरुआत करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो आपका क्या भाई आपने पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन। क्या आप लोगों ने भौतिक परिवर्तन तो देखा ही होगा, देखा भी नहीं होगा, पेन भाई पता नहीं क्यों ये चेंज हो जा रहा है। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, तो आप लोगों ने अपने रियल लाइफ में भी अब बात करें हम लोग तो आप लोग नॉर्मली परिवर्तन को देखते। परिवर्तन मतलब होता है बदलाव। तो जो आपकी लाइफ है जीवन में आप अपने चारों तरफ देखते होंगे कि बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे आपकी सुबह हुई है तो शाम होगी, शाम हुई तो फिर सुबह होगी, दोपहर होगी, टाइमिंग में बदलाव होता रहता है। 1 बजा है तो 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, उसके बाद मौसम चेंज होते हैं आपके, कभी जैसे बरसात का मौसम है, फिर गर्मियों का आएगा, फिर सर्दियों आएगा। तो ये नॉर्मली हमारी क्या है, चेंजमेंट, ये हमारे परिवर्तन है। ठीक ऐसे ही कुछ परिवर्तन हमारे केमिस्ट्री में होते हैं। तो जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, आप बोलोगे भाई ये कौन सी बला है, तो सिंपल सी बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना तो रासायनिक अभिक्रिया समझ नहीं पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। अब आप लोगों ने अपने रियल लाइफ में बदलाव देखे होंगे, बदलाव बहुत सारे होते हैं, है ना। तो कुछ केमिस्ट्री में बदलाव होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो ये याद रखिए, जो केमिस्ट्री है भाई वो आपके तत्वों पर निर्भर करती है। 118 आपके आवर्त सारणी में तत्व होते हैं, इनको आपको याद करना है क्योंकि यही काम आएंगे रिएक्शन को करने में, ठीक है। रिएक्शन में आपको ये नहीं लिखना है कि शाम हुई तो सुबह लिख रहे हैं, दोनों को जोड़ देते क्या बन जाएगा, नहीं। यहाँ पर आपको जो 118 तत्व है ना उसी से आपको रिएक्शन करना पड़ेगा। तो मिनिमम ज्यादा नहीं तो कम से कम आप 50 से 55 तो याद कर ही लीजिए, ठीक है। इतना आप लोग याद कर लीजिए। समझिए कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो सिंपल समझिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है, एक ऐसा बदलाव होता है जिसमें पदार्थ का केवल भौतिक स्वरूप ही चेंज होता है। भौतिक स्वरूप का मतलब क्या होता है, उसकी आकार चेंज हो जाएगा, उसका रंग चेंज हो जाएगा, है ना, उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी जो रासायनिक संगठन, जो रासायनिक गुण है वो चेंज नहीं होते। तो वो आपका भौतिक परिवर्तन होता है। अब जस्ट इसका अपोजिट होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो चेंज होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो रासायनिक गुण होते हैं उसमें भी बदलाव आता है, तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। सिंपल, भौतिक परिवर्तन मतलब सिर्फ बाहरी जो चेंजेस आते हैं, मतलब जो बाहरी चेंजमेंट आते हैं वो आपका भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन मतलब जिसके आंतरिक गुणों में परिवर्तन आता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, ये आपका कैप है, ठीक है, ये आपका कैप है। तो इस कैप को, ये प्लास्टिक का ये नॉर्मली, तो मान लीजिए इस कैप को आपने तोड़ दिया, क्या कर दिया, इस कैप को आपने तोड़ दिया, तोड़ नहीं सकते हम लोग, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस कैप को आपने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये जो आधा इसका हिस्सा अलग होगा उसको आप लोग क्या बोलोगे, उसको तो कैप ही बोलोगे ना, बस वो टूटा हुआ कैप हो जाएगा, है ना। उसको हम इस तरीके से बोतल में लगा नहीं सकते। लेकिन जो इसके गुण है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, और जो टूटा हुआ आपका ये ढक्कन होगा उसकी प्रॉपर्टीज भी तो सेम ही होगी ना।
है कि नहीं। ये तो है नहीं, ये अभी प्लास्टिक है, इसको हम लोग तोड़ देंगे तो प्लास्टिक से भाई लोहा बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो देखने में ये चेंज हो जाएगा उसके, है ना, देखने में चेंज हो जाएगा, देखने में अलग लगेगा, टूटा हुआ है ना। लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज, ये जो प्लास्टिक है तो वो प्लास्टिक ही रहेगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए इसको हमने जला दिया, इसको हमने जलाने के बाद ये पूरा क्या होगा, राख सा बन जाएगा। जलाने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, राख सा बन जाएगा। तो क्या जो इसमें गुण है, क्या ये जो प्लास्टिक है इसमें जो गुण है, तो जो आप इसको जला देंगे तो क्या उस जले हुए प्लास्टिक में इसके गुण होंगे? नहीं होंगे। वो आपका अलग गुण वाला हो जाएगा, मतलब उसकी क्वालिटी अलग हो जाएगी और इसकी क्वालिटी आपकी अलग हो जाएगी। लाइक दूसरे एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सेकंड रुकिएगा, ये एक पेपर, क्या ये एक पेपर है, तो पेपर नॉर्मली पेपर ही है ना। तो इसको हम लोगों ने इसको फाड़ दिया, क्या कर दिया, इसको हमने फाड़ दिया। तो फाड़ने के बाद ये क्या हो गया, कभी कटा फटा, जैसे फटा हुआ पेपर हो गया। तो जब भी किसी भी चीज को फाड़ने से, काटने से, मरोड़ने से जो परिवर्तन आता है, काटने से, तोड़ने से, फोड़ने से, मरोड़ने से जो परिवर्तन आता है, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और जो जलाने से, मान लीजिए ये कागज, इसको आपने तोड़ दिया, तो ये जो कागज, इसमें जो आपके किस कागज के गुण है वो इस कागज में भी होंगे। क्या तोड़ने से, फाड़ने से ये कुछ और बनी है? नहीं है, तो ये कागज ही। लेकिन 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 हमने इस कागज को क्या करते हैं, बर्न कर दिया, दैट मींस इसको जला दिया। तो जलाने के बाद ये क्या हो जाएगा, राख में परिवर्तित हो जाएगा, ये राख बन जाएगा। तो एक कागज के जो गुण होते हैं, जो एक राख का गुण होता है, वो अलग अलग होता है। यानी ये कागज को हमने जला तो हमको एक नया पदार्थ देखने को मिला है ना। लेकिन भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ देखने को मिला नहीं मिला, जो कागज था उसको फाड़ दिया। तो सिंपल समझ में आई बात कि भौतिक परिवर्तन होता है कि जो आपका बाहरी संरचना में परिवर्तन होता है वो आपका भौतिक परिवर्तन, और जो आपका रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन। अब इसको डेफिनेशन से आप समझ लीजिए, आप इसको कैसे लिखेंगे। डेफिनेशन जो है वो आप एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है, पता नहीं कलर क्यों भाई चेंज हो रहा है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का केवल भौतिक रूप ही चेंज होता है, केवल भौतिक रूप ही चेंज होता है। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ केवल भौतिक रूप ही बदलता है, भौतिक रूप ही बदलता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझ लो, मान लीजिए ये पानी है, क्या है, ये आपका पानी है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये आपका पानी है, ठीक है। पानी को आप लोगों ने क्या कर दिया, फ्रिज में रख दिया, ये आपका क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। बर्फ को आपने क्या किया, पिघला दिया, तो पिघलाने के बाद ये फिर से पानी बन जाएगा, ठीक है। अब आपने इस पानी को क्या कर दिया, इसको उबालने को रख दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, यानी कि भाप बन जाएगा। तो आप ये बताइए कि पानी को आपने बर्फ बनाया, ठीक है, बर्फ को आपने पानी बनाया और पानी को आपने वाष्प बनाया, तो ये जो प्रक्रिया है वो आपकी उल्टी भी हो सकती है। भाप से आप पानी बना सकते हैं, पानी से आप बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से आप पानी बना सकते हैं। तो इससे आपको क्या देखने को मिलता है, क्या समझ में आता है कि भौतिक परिवर्तन में जो आपका पदार्थ होता है उसको हम लोग वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे हमने पानी से बर्फ बना दी, तो बर्फ से हम लोग पानी भी बना सकते हैं। मतलब सिर्फ इसकी अवस्था चेंज हुई, देखने में क्या हुआ, देखने में सिर्फ चेंजमेंट आया है। पानी अलग होता है देखने में, बर्फ अलग होता है देखने में। पानी आपका द्रव यानी लिक्विड होता है, बर्फ आपका ठोस होता है। तो इसकी अवस्था में चेंज आया, लेकिन इसका जो रासायनिक संगठन है उसमें चेंजमेंट नहीं आया है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। बर्फ का फॉर्मूला भी H2O ही होता है और इसका फॉर्मूला भी H2O होता है। मतलब इनके सिर्फ बाहरी संरचना में परिवर्तन आया, लेकिन इसका जो रासायनिक गुण है उसमें परिवर्तन नहीं आया है, ठीक है। और इसमें आपको कोई नया पदार्थ भी देखने को नहीं मिलता, जो पदार्थ रहता है भाई उसी को तोड़ मरोड़ दिया जाता है बस, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बेसिक सी बातें थी रसायन भौतिक परिवर्तन की। और इसमें एक नोट पॉइंट लिखिएगा, याद कीजिएगा कि भौतिक परिवर्तन में इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। इसमें कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें पदार्थ को उसी अवस्था में, इसमें पदार्थ को वापस
वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, उसी अवस्था में लाया जा सकता है। क्या लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके इसकी क्वालिटी है, बोल दीजिएगा आप लोग। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन, डेफिनेशन आपकी पूछी जाएगी तो कैसे लिखिएगा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक रूप, रंग रूप, आकार, स्थिति चेंज होती है लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता है, तो ऐसा परिवर्तन हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नोट पॉइंट में लिख दीजिएगा, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है और इसमें पदार्थ को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल भी लिखने होते हैं भाई, तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप लोग? तो एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा जैसे पानी का बर्फ बनना। क्या? पानी का बर्फ बनना, ठीक है। दूसरा लिख दीजिएगा बर्फ से आप लोग बाष्प बना सकते हैं, बर्फ से भाप बनना। या फिर तीसरा लिख दीजिएगा आप लोग कागज का फटना। किसका? कागज का फटना। या फिर चौथा आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं चौथे में आप लोग लिख सकते हैं किसका? कांच का, ठीक है। कांच का टूटना। अब जो कांच होता है, ठीक है, जो कांच होता है, आपने कांच को अगर आप तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद जो कांच हो, क्या वो हीरा बन जाएगा? नहीं बनेगा। मतलब कांच तो रहेगा लेकिन वो टूट जाएगा। तो टूटने के बाद वो कोई नया पदार्थ नहीं बन, बस उसकी संरचना चेंज हो जा रही है ना, और वो टूट कर बिखर गया, लेकिन वो है तो रियल में कांच ही, ठीक है। तो ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन मैंने बताया था आपको कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का, इस डेफिनेशन को भाई देखिए, रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, अपने आप से डेफिनेशन को बना के रखिए, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का भौतिक रूप के साथ, पदार्थ के भौतिक रूप के साथ भौतिक रूप मतलब जो बाहरी संरचना होती है, रंग रूप आकार अवस्था, ठीक है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक रूप के साथ आपका क्या रासायनिक संगठन भी बदल जाता है, रासायनिक गुण भी बदल जाता है, ठीक है। रासायनिक गुण में भी बदलाव आता है, रासायनिक गुण में भी बदलाव आता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। मतलब रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक रूप तो चेंज होते हैं, मतलब उसका रंग रूप आकार स्थिति तो चेंज होती है, लेकिन साथ ही साथ में उसकी पूरी की पूरी जो आंतरिक क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से हम लोग उसको, जैसे ये आपका बोर्ड है ना, ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड को हम बोर्ड किस लिए बोलते हैं? क्योंकि भाई ये आपका मैं जो ठोस है, तो क्या है आपका ठोस है, इसको हम लोग बोर्ड बोलते हैं, लेकिन हम इसको भाई काट देंगे, तोड़ देंगे, इसको फिर भी हम बोर्ड बोल रहे, क्योंकि इसमें टूटे हुए बोर्ड में भी आपकी इस बोर्ड की क्वालिटी होगी। लेकिन इस बोर्ड को हम जला देंगे, मान लीजिए इसमें आग लगा दें, तो आग लगाने के बाद इसमें बोर्ड की क्वालिटीज नहीं रह जाएगी, मतलब बोर्ड से वो एक नया पदार्थ बन जाएगा, वो राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये होता है, ठीक है। और इसमें नोट पर लिख दीजिएगा जस्ट भौतिक परिवर्तन का अपोजिट, कि इसमें आपका नया पदार्थ बनता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, ठीक है। या आप लोग नोट पॉइंट में लिखिएगा तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें नया पदार्थ बनता है और इसमें पदार्थ को उसी अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता, इसमें पदार्थ को वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। आप लोग बोर्ड को जला देंगे, कॉपी को जला देंगे, तो क्या उसको वापस राख से वापस कागज बना सकते नहीं, तो इसीलिए इसमें पदार्थ को वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, नहीं लाया जा सकता। ये आपको डेफिनेशन एज लिख देनी, आप समझ लीजिए, बाकी अपनी तरफ से बना के लिखिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे दूध का दही बनना है, क्या एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं उदाहरण क्या हो जाएगा? दूध का, किसका? दूध का दही बनना। अगर आप लोगों ने दही देखा होगा तो जो गुण आपके दूध में होते, क्या वो गुण दही में होते? नहीं। दूध आपका मीठा मीठा होता है, दही आपका खट्टा होता है। जब दूध में आप लोग नींबू को डाल देते तो वो आपका दही बन सकता है। क्या दही से आप लोग वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का। फॉर एग्जाम्पल पाचन,
ठीक है। या तो तीसरा आप लोग सकते हैं कागज का जलना, कागज जल गया भाई तो क्या आप राख से वापस दोबारा कागज को बना सकते? नहीं बना सकते, कागज का जलना। ठीक है, इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों बातें क्लियर हुई होंगी। तो रासायनिक परिवर्तन शॉर्ट में समझ, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ केवल बाहरी संरचना में चेंजमेंट आए, उसके बाहरी जो भौतिक गुण होते हैं वो परिवर्तन होते हैं, लेकिन उसको रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये आपका होता है भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक रूप के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन में भी बदलाव आता है, तो वो आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाए, लेकिन समझना जरूर हटने की बात नहीं है इसमें। अब यहाँ से आपको टॉपिक शुरुआत होती है। तो जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब एक या एक से अधिक, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है जब एक या, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ है वो आपका एक भी हो सकता है, मतलब एक पदार्थ भी आपका एक नया पदार्थ बना सकता है, और एक या एक से अधिक पदार्थ भी आपके नए पदार्थ बना सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि एक या एक से, जब ध्यान दीजिएगा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके, क्या आपस में मिलकर या फिर आपस में क्रिया कर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं? किसका? एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और निर्माण पदार्थ के, और निर्माण या फिर निर्मित लिख सकते हैं आप लोग, और निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण, निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण, कौन से? भौतिक व रासायनिक दोनों, भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से, मूल पदार्थ मतलब जो क्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, जिनसे मिलकर के आपकी क्रिया हो, जिनसे मिलकर आप नया पदार्थ बन रहा है। तो मूल पदार्थों से हमेशा अलग होते हैं। क्या होते हैं? मूल पदार्थों से हमेशा अलग होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और निर्मित पदार्थ के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो मूल पदार्थों से सर्वथा यानी कि हमेशा अलग होते हैं। जैसे आप लोगों ने मैग्नीशियम नाम सुना होगा, आप लोगों ने मैग्नीशियम की क्रिया करवाई किससे? ऑक्सीजन से। आप लोगों ने मैग्नीशियम की क्रिया करवाई ऑक्सीजन से, तो ये आपको क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। तो अब आप एक बात बताओ कि जो मैग्नीशियम के गुण होते हैं वो आपके अलग होते हैं, जो आपके ऑक्सीजन गैस होती है उसके गुण आपके अलग होते हैं, लेकिन जब ये दोनों साथ में मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते तो इसके गुण तो भाई पहले वाले से अलग होंगे ना। तो यही होता है कि जब एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद जो आपका नया पदार्थ बनता है तो उसके जो गुण होते हैं वो मौलिक जो पदार्थ मतलब जो मूल पदार्थ होते हैं उनके गुणों से हमेशा अलग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब जब एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो वो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उस नए पदार्थ के जो गुण होते हैं यानी भौतिक और जो रासायनिक गुण होते हैं वो हमेशा मूल पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुण से अलग होते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आप लोग समझ लीजिए, जैसे कार्बन है, तो कार्बन की क्रिया करवाई हमने ऑक्सीजन से। ठीक है, तो आपके कार्बन के गुण अलग होते हैं, ऑक्सीजन के गुण अलग होते हैं, तो आपकी क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो मतलब कार्बन के गुण अलग होते हैं, ऑक्सीजन एक आपकी गैस, इसके गुण अलग है, लेकिन ये दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बना लेते हैं। जो कार्बन है हमारे उसका गुण अलग है, और जो ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस की जो क्वालिटी है वो अलग होती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसकी क्वालिटी अलग होती है। तो मिल करके ये एक नया पदार्थ बनाते हैं, जो नया पदार्थ निर्मित होता है उसके जो गुण होते हैं वो पहले वाले से हमेशा अलग होते हैं। सिंपल, ये होता है आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आप रासायनिक अभिक्रिया में आपकी दो चीजें आती हैं, रासायनिक अभिक्रिया में आपकी दो चीजें आती हैं। एक होता है आपका अभिकारक, क्या होता है? एक आपका होता है अभिकारक और दूसरा आपका होता है उत्पाद। अब भाई बोलोगे ये कौन सा नाटक है अपनाया? तो देखिए सिंपल सा आराम समझिएगा कि जो अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब
कोई भी क्रिया हो रही, कोई भी रिएक्शंस हो रही, तो उसमें कोई ना कोई तो भाग लेगा ना। जैसे हम लोग चावल को बनाते हैं, तो चावल को बनाने के लिए उसमें जो सामग्रियां लगती हैं, जैसे हम लोग नमकीन चावल बनाते हैं, नमकीन चावल को बनाने के लिए भाई मसाले होने चाहिए, चावल होने चाहिए बढ़िया, है ना, नमक ही सब होना चाहिए। तो ये सारी के सारी नमकीन चावल को बनाने में भाग ले रही है ना, और ये भाग लेकर के क्या बनाते हैं, नमकीन चावल को बना देते हैं। तो जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया में चीजें भाग लेते हैं, मतलब जो पदार्थ आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ निर्मित होता है, यानी कोई भी रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन के बाद जो आपका न्यू प्रोडक्ट बना, जैसे हम लोगों ने चावल और बढ़िया से तड़का वड़का लगा सबको मिला दिया, तो मिलने के बाद वो क्या नमकीन चावल बन जाते हैं, है ना। तो वो आपको क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। मतलब जो चीजें रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ जो तत्व आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसको हम अभिकारक बोलते हैं। और जो अभिकारक के पश्चात, मतलब अभिक्रिया के पश्चात जो चीजें बनती हैं, जो एक नया पदार्थ बनता है, उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन इंपोर्टेंट है, 2 नंबर में हमेशा पूछी जाती है। अब हमेशा का मतलब ये नहीं कि आप लोग छापी लो कि हाँ वैसे पूछे जाएंगे, इंपोर्टेंट है, पूछ लेता है। तो अभिकारक क्या होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिकारक किससे कहते हैं, अभिक्रिया, वो क्या बोलता है, उत्पाद किसे कहते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ को, बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो आपके नया पदार्थ बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आपसे बोला कि मैग्नीशियम की हमने क्रिया करवाई थी, किससे, मैग्नीशियम की हमने क्रिया करवाई थी ऑक्सीजन से, ठीक है। मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन की दोनों मिल करके उन्होंने एक नए पदार्थ को बनाया जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने बोला था अभिकारक क्या होता है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपके क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, आपके अभिकारक है, क्योंकि यही आपके क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और ये दोनों जब भाग लेंगे, ये आपस में मिलेंगे, तो ये आपको क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, आपको उत्पाद बनाएंगे। तो जो भी आप अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेता, पदार्थ जो है वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, और एक भी हो सकता है। तो जो आपके अभिक्रिया में भाग लेते वो आपके विकारक होते हैं। और उसके बाद जो आपका एक नया पदार्थ बनता है, तो अभिक्रिया के बाद जो एक पदार्थ बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। और जो अभिकारक होता है वो हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, कहाँ, बाईं ओर, यानी कि इस साइड लिखा जाता है, ठीक है। और जो आपका उत्पाद होता है वो आपका दाईं ओर लिखा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं, आपको अभिक्रिया दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगी बताओ भाई इसमें से कौन सा विकार है, कौन सा उत्पाद है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका जिससे आपकी अभिक्रिया होती है, मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिसमें से अभिक्रिया हो रही है, वो आपका क्या होता है, अभिकारक होता है। उसके बाद जो एक नया पदार्थ बनता है वो आपको उत्पाद होता है। अब देखिए यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि अभिक्रिया को लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। ये आपको बहुत याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है कि अभिक्रिया हम लिखते हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान सुनिएगा कि जब भी आप अभिक्रिया को लिखेंगे, तो जो आपके अभिकारक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप लोग कहीं भी उठा के आए चले आए लिख दिया, नहीं। लिखने की एक तरीका होती है, लिखने की एक ट्रिक होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो अभिक्रिया को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखते, तो ये आपको बातें याद लिखनी ही होंगी, मतलब याद करनी होंगी, ठीक है। समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग एक और समझ लीजिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था भाई, रासायनिक अभिक्रिया ये बात है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, अब देखिए, जैसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को लिखते, तो मैंने बोला भाई मैग्नीशियम की क्रिया कराओ ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है प्लस ऑक्सीजन का O2 होता है, तो ये मिलकर के आपके 2MgO बना लेते। तो यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना, यहाँ पर आपको सूत्रों या फिर उसके प्रतीकों से प्रदर्शित करना है। तो रासायनिक समीकरण होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यानी कि अभिकारक, और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला पदार्थ यानी कि उत्पाद को प्रतीकों या फिर सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करने की जो विधि होती, यानी इनको प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा जो प्रदर्शित करने की तरीका होता है, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रासायनिक समीकरण को लिखे तो वहां पर आपको क्या लिखना है, उसके प्रतीक लिखना। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, डेफिनेशन भी पूछी जाती है, ठीक है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण मतलब ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद को, जिसमें अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। मतलब ये है रासायनिक समीकरण, कहते हैं कि जब आपसे रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे भाई इसकी अभिक्रिया इससे करवाओ, तो आपको नाम नहीं लिखना है कि आप सोचो भाई नाम लिख देते काम चल जाएगा, नहीं। जैसे मैंने बोला आप लोग भाई हाइड्रोजन की क्रिया करो ऑक्सीजन से, ठीक है। हाइड्रोजन की क्रिया करो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का प्रतीक पता होना चाहिए, है ना, और आपको ऑक्सीजन का प्रतीक पता होना चाहिए, क्लोरीन का प्रतीक पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे बोला कि भाई हाइड्रोजन की क्रिया आपको क्लोरीन से करवानी है। किससे, क्लोरीन से करवानी है। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन नाम नहीं लिखना, आपको वहां पर उसके सूत्र लिखने हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, आपका H2 होता है, प्लस Cl2 आपका Cl2, ठीक है। क्लोरीन हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, आपके 2HCl बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन आपका 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से H2 प्लस Cl2 मिलकर आपका 2HCl बन जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नाम नहीं लिखना है, बल्कि उसका आपको समीकरण, यानी कि समीकरण में लिखना है। दैट मीन्स उसका जो सूत्र होता है, उसका जो प्रतीक होता है, उसमें आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आई बात। अब यहाँ पर बात आती, मैंने आपको बोला था कि अभिक्रिया को समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखूंगी मैं, मतलब लिखूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। तो बैक चलते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए, कहाँ गए भाई, हाँ, तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया थी। तो रासायनिक अभिक्रिया को किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे लिखना है, तो ध्यान से दीजिए, सुनिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो पहला हम क्या देख रहे हैं कि जो आपके अभिकारक वो आपके बाईं ओर लिखे जाते हैं, और जो आपके उत्पाद है वो आपके दाईं ओर लिखे जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यानी अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा कि रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण होने के पश्चात बनने वाले पदार्थ यानी उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। समझ में ये बात, ये आपके लिखने की विधि है, आप लोग समझ रहे होंगे। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जो आपके अभिकारक होते हैं वो आपको बाईं और जो उत्पाद होता है वो आपके दाईं ओर लिखा जाता है। समझ में ये बात। अब नेक्स्ट क्या बोलेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो आपके अभिकारक होते हैं, जो आपके उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद के बीच में आपको तीर का निशान लगाना होता है। किसका, तीर का निशान लगाना होता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाना चाहिए, आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अब जो तीर का निशान होता है, तीर की जो दिशा होती है वो किस साइड होती है, आपके उत्पाद की तरफ होती है। किसके, उत्पाद की तरफ होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा कि तीर की जो दिशा होती है वो हमेशा उत्पाद की तरफ होती है। आई बात समझ में, यहां तक आपको लिखना है। अब आपको आगे क्या लिखना है कि जब आप रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया किस अवस्था में, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ आपके भाग ले रहे हैं वो किस अवस्था में, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन सी अवस्था में, ठीक है। जो क्लोरीन, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम में आपका ऑक्सीजन है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कौन सी अवस्था में। तो अगर आपका तत्व ठोस में हो, अगर आपका तत्व ठोस में होगा तो आप लोग S लिखेंगे। अगर आपका तत्व गैस में होगा तो आप लोग L लिखेंगे। अगर आपका तत्व द्रव में, सॉरी G लिखेंगे। अगर आपका तत्व द्रव में होगा तो आप लोग L लिखेंगे। अगर आपका तत्व जलीय विलयन, मतलब किसी चीज का विलयन होगा, ठीक है, जलीय विलयन होगा तो आप लोग क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे, मतलब एक्वस, ठीक है। तो ये आपको लिखते, तो ये इनकी होती है अवस्थाएं। तो देखिए, तो जो भी आपका जो अवस्थाएं होती है उसको आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद को उनके अवस्थाओं के साथ लिखा जाता है। दैट मीन्स ऑक्सीजन है आपकी, ये गैस होती है तो इसको गैस लिख देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस होती है, ठीक है। कार्बन आपका ठोस होता है, कहा कि भाई ठोस के लिए क्या लिखते हैं, S लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। आई बात समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये आपके पॉइंट हुए, और आगे मैंने अब ये बता दो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका आगे। और देखिए भाई, कहाँ गया, कहाँ हो भाई, हाँ।
नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारक यानी प्रयुक्त होने वाले पदार्थ और बनने वाले उत्पाद को उनके प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है। ठीक, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक है ना, भाग लेने वाले एक से अधिक अभिकारक होते तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा। जैसे यहाँ पर एक से अधिक आपके अभिकारक तो उसके मध्य में क्या लगेगा, आपका प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, एक से अधिक आपके अगर वो होते हैं अभिकारक से, अगर एक अभिकारक है तो भाई ठीक है सिंगल है, लेकिन अगर एक से अधिक है तो जितने भी आपके अधिक होंगे तो आपके प्लस का चिन्ह रहेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले एक से अधिक अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह लगा। ठीक, वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ अगर एक से अधिक है तो उसमें भी आपको प्लस का चिन्ह लगा। ठीक है, अगर मैंने 2HCl बना है, आगे आपका H2 और बना है, आगे और Cl2 बना है ना, जितने भी आपके अभिकार उत्पाद बनेंगे तो उनके बीच में आप लोग प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये आपके 6 से 7 पॉइंट हो गए। और नेक्स्ट आता है आपका रासायनिक अभिक्रिया में जो परिस्थितियां होती है, जैसे दाब हो गया है ना, आप दाब ले रहे हैं, उत्प्रेरक ले रहे हैं या फिर ताप ले रहे हैं, तो इनको आप लोग जो तीर लगाते हैं इसके ऊपर आपको दर्शाते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में विशेष परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक को तीर के ऊपर लिखा जाता है। तो ये होता है आपकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि। ठीक है, इस तरीके से आप रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। आए बात समझ में? तो यहाँ तक आपका आधा टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए एक क्वेश्चन आता है कि रासायनिक मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या आता है, संतुलित यानी कि बैलेंस, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब भाई ये कौन सा नौटंकी है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका शॉर्ट में 2 मार्क्स का पूछा जाता है और मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो जब दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, क्रिया करते हैं, एक नए पदार्थ बनाते हैं और उसके गुण अलग होते हैं, वो आपका रासायनिक अभिक्रिया होती है। और समीकरण मतलब रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्र उनके प्रतीकों द्वारा लिखने की जो विधि होती है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो चीजें भाग ले रही, जो पदार्थ आपको बन रहा है, तो उनको सूत्रों द्वारा लिखना जो होता है वो आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब संतुलित क्या होता है, तो रासायनिक संतुलित समीकरण हमारा ये होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण ये होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो परमाणु की संख्या होती है वो बराबर होती है। यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है कि जो आप लोग अभिकारक लेते हैं, तो अभिकारक में आपके जो तत्व होते हैं उसमें परमाणु तत्व आपका परमाणु से मिलकर बना होता है, तो आपके परमाणु ही भाग लेते हैं, है ना। तो जितने आपके परमाणु की संख्या आपके अभिकारक में होगी उतनी ही आपके उत्पाद में भी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था भाई, यहाँ पर 2Mg+O2 बना, तो यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने भाई, मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 ही बनना चाहिए, ऑक्सीजन आपका 2 ही बनना चाहिए। मतलब जितने यहाँ पर मैग्नीशियम के परमाणु या फिर अणु होंगे उतने ही वहां पर आपके मैग्नीशियम के अणु परमाणु होने चाहिए। ठीक है, आए बस समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को तभी कहलाएगा कि जब आपके अभिकारक में परमाणु की संख्या, जो आपको उत्पाद में जो उत्पाद आपके मान लीजिए यहाँ पर आपके तत्व है, मैग्नीशियम तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, तो इनके जो तत्वों की संख्या, इनके तत्वों की जो परमाणु की संख्या है वो यहाँ पर जितनी है वो आगे भी उतनी ही होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यही मैंने आपको बोला था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब कहाँ गया, हट गया क्या, हाँ, तो संतुलित रासायनिक समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें, हट गया लगता है, हाँ, संतुलित रासायनिक समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद जो तत्वों की परमाणु की संख्या वो इक्वल होती है, यानी बाईं और दाईं और दोनों परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। ये आपको होता है रासायनिक मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण को, कि ऐसा समीकरण जिसमें बाईं और दाईं यानी अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की परमाणु की संख्या इक्वल होती है, बराबर होती है, तो ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रासायनिक जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज समझिए, एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी नहीं होगा तो नाम तो सुना ही होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ये वही बोलता है कि किसी भी अभिकारक की बात है, अभिक्रिया की बात है, क्योंकि नॉर्मली इसका रूल समझते हैं। ये बोलते हैं कि जो द्रव्यमान है, जो भाग होता है, उसको तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही उसको विनाश किया जा सकता है, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यही बताता भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि अभिक्रिया में जितने भी आप अभिकारक भाग ले रहे हैं, तो उस अभिकारक जो आपके तत्व है ना, उसमें जो परमाणु की संख्या है, जो बनने वाला आपका पदार्थ होगा, जो उत्पाद होगा, तो उसमें भी आपके परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। आई बात समझ? जैसे हमने हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को हमने मिला दिया, तो ये आपको क्या बन गया,
HCl2 HCl बन गया। तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन आपके 2 है, तो जितने आपके हाइड्रोजन के परमाणु, जितने आपके क्लोरीन के परमाणु, उतने ही आपके उत्पाद में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने यहाँ पे Cl2 2 है और यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ इतना ऐसे कर दिया तो आपका ये HCl बन गया। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन भाई एक, क्लोरीन आपका, लेकिन यहाँ पर तो भाई 2 है, तो उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि जितने भी आपका द्रव्यमान होगा वो आपका ना उत्पन्न होता है ना ही उसका विनाश किसते है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया सकता है, ठीक है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बताता है रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या और बनने वाले उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान करना तो उत्पन्न होता नहीं उसका विनाश होता है, बस वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसीलिए हम लोग इस समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना सब कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका आधा चैप्टर यहाँ तक फिनिश होता है। इसको आप लोग पढ़ ले तो आपका आधा चैप्टर यहाँ तक समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अभिक्रिया को किन तरीकों से कर सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया होती है ना, विस्थापन अभिक्रिया, फ्यूजन अभिक्रिया, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, तो वो आपका एक अलग पार्ट है, ये आपका अलग पार्ट, ठीक है। यहाँ तक आपका आज चैप्टर समाप्त हो गया। अब आगे जो बच्चा उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई डाउट हो, समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो आपके मन में कि ऐसा ऐसा हो सकता है या नहीं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर इसी की एक और नेक्स्ट पार्ट के साथ, और 2 वीडियो में हमारे चैप्टर एकदम समाप्त हो जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।